आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और एक शॉट में इसको, वन शॉट में क्लियर करेंगे इसको, एनसीईआरटी का रीडिंग और साथ में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे साइड में लिखते जाएंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, शुरू किया जाए। Since the dawn of civilization, there have been many attempt to classify living organism। अब बोल रहा है कि जैसे जैसे आदमी लोग सिविलाइज्ड हुआ, आदमी लोग तौर तरीका सीखा, रहने सीखा, तो आदमी लोग जो है ना बहुत सारा अटेम्प्ट किया एनिमल को क्लासीफाई करने का। बहुत सारा अटेम्प्ट, बहुत सारा साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से एनिमल को क्लासीफाई किए। हर साइंटिस्ट का अलग अलग बेसिस हो सकता है कि किस बेसिस पे वो एनिमल को क्लासीफाई किए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वेर साइंटिफिक। अब बोल रहा है कि जो पहले पुराने ज़माने में जो साइंटिस्ट लोग ये क्लासिफिकेशन किए वो साइंटिफिक बेसिस पे नहीं किए थे, वो किए थे बट बॉर्न ऑफ नीड ऑफ अ यूज़, कि उनके यूज़ के बेसिस पे कि उस एनिमल का, अलग अलग एनिमल का वो किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, किस एनिमल का यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, उस बेसिस पे वो लोग क्लासिफिकेशन किए थे। कब? अर्लियर टाइम में। ठीक है, फॉर आवर ओन यूज़, फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये सब चीज़ के लिए क्लासिफिकेशन हुआ। लेकिन पहली बार जो साइंटिस्ट साइंटिफिक बेसिस लेकर के आए क्लासिफिकेशन में, उनका नाम था एरिस्टोटल। क्या नाम था? एरिस्टोटल। लिखा हुआ है एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। इसको साइड में लिखिएगा, साइड में लिखिए एरिस्टोटल वॉज फर्स्ट टू एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट टू गिव साइंटिफिक। हाँ, तो यहाँ पे एरिस्टोटल के बारे में क्या लिखा हुआ है कि एरिस्टोटल ही एक साइंटिस्ट थे जो पहली बार साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को लेकर के आए। ठीक है, फिर लिखा हुआ है वो एरिस्टोटल ने किस चीज़ का यूज़ किया। यहाँ पे लिखा हुआ ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्री एंड शर्ब्स एंड हर्ब्स। क्या बोला कि जो एरिस्टोटल थे वो जो प्लांट को क्लासिफिकेशन किए, प्लांट को क्लासिफिकेशन किए मॉर्फोलॉजी को देख करके। वो बोले कि प्लांट को तीन पार्ट में, तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिए। एक ग्रुप को बोले ट्री, एक ग्रुप को बोले शर्ब्स एंड एक ग्रुप को बोले हर्ब्स। किस बेसिस पे? मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कि कैसा दिख रहा है। और वो एनिमल को डिवाइड किए इस बेसिस पे कि किसके पास रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है और किसके पास रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं है, किसके पास एब्सेंट है। तो यहाँ लिखा हुआ ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। तो यहाँ से यहाँ तक में क्या बताना चाह रहा है, इतना दूर में बताना चाह रहा है एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल के बारे में क्या हम लोग सीखे? एरिस्टोटल के बारे में ये सीखे कि एरिस्टोटल पहला साइंटिस्ट थे जो साइंटिफिक तौर से क्लासिफिकेशन को लेकर के आए। वो प्लांट को क्लासीफाई किए किस बेसिस पे? मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, कि देख करके कि बाहर का अपीयरेंस कैसा है। वो प्लांट को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक को बोले ट्री, शर्ब्स एंड हर्ब्स, और एनिमल को डिवाइड किए कि किसके पास रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है और किसके पास रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट आएगा लिनियस। बोल रहा है कि इन लिनियस टाइम अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, प्लांटी एंड एनिमलिया किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट एंड एनिमल रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग पॉइंट लिखेंगे, टू किंगडम सिस्टम गिवन बाय लिनियस। टू किंगडम system given by Linnaeus। टू किंगडम सिस्टम गिवन बाय Linnaeus। ठीक है, और वो टू किंगडम क्या क्या था? दो किंगडम था, प्लांटी एंड एनिमलिया। प्लांटी किंगडम, एनिमलिया किंगडम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ? That included all plant and animal respectively. This system did not distinguish between the UK। अच्छा, इसका डिमेरिट अब है कि ये सिस्टम जो था ना, कि क्या किया लिनियस, क्या किया वो दो, बोला कि जितना ऑर्गेनिज्म है ना इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोला एक हो जाएगा प्लांट किंगडम, जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है उसको बोल दिया वो प्लांट किंगडम में रह जाएगा, जिसके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है उसको रख दिया एनिमल किंगडम में। लेकिन यहाँ पे डिमेरिट ये हो गया कि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो ये सब इसका डिमेरिट है यहाँ पे, कि टू किंगडम सिस्टम का क्या डिमेरिट्स था। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। दूसरा डिमेरिट है कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन अलगी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया। तो ये दूसरा डिमेरिट हो गया। कि दूसरा डिमेरिट क्या हो गया कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म
एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन को आसानी से वो किया गया, बट अ लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। ये तीसरा इसका डिमेरिट हो गया यहाँ पे कि बहुत सारा ऑर्गेनिज्म जो है सो ना तो प्लांट किंगडम में आया ना ही एनिमल किंगडम में आया। तो यहाँ पे बोला कि अब ये जो ऑर्गेनिज्म बच गया है उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि टू किंगडम सिस्टम क्या हो गया, फेल था। टू किंगडम सिस्टम में क्या हमको जानना है कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है, वो कार्लोस लिनियस ने दिया है। वो दो किंगडम बनाए, एक को बोले प्लांट किंगडम, एक को बोले एनिमल किंगडम। बोले कि जिसके पास सेल वाल प्रेजेंट होगा उसको रख देंगे प्लांट किंगडम में, जिसके पास सेल वाल एब्सेंट होगा उसको रख देंगे एनिमल किंगडम में। लेकिन यहाँ से डिमेरिट क्या आया, डिमेरिट यही आया कि बहुत सारा यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक को एक साथ रख दिया गया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया गया, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया गया। और उसके बाद लास्ट डिमेरिट ये आया कि जो दो किंगडम बनाए ना, फिर भी बहुत सारा ऑर्गेनिज्म ना तो प्लांट किंगडम में रख पाए ना तो एनिमल किंगडम में रख पाए। तो ये इसका डिमेरिट सब था टू किंगडम का क्लासिफिकेशन का। आगे बात करते हैं। हेंस द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। बोल रहा है कि जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत लंबे समय से जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको क्या बता दिया गया, इनएडिक्वेट। बोला कि ये इम्प्रॉपर है। फिर आगे बात करते हैं। बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, अब देखते हैं यहाँ से बोल रहा है कि बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी मतलब कि ग्रॉस की मॉर्फोलॉजी बाहर से देखने के अलावा और क्या क्या हम उस कंसिडर कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के वक्त। तो बोल रहा है कि बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल स्ट्रक्चर। यहाँ से याद रखना कि अब हमको क्या क्या कंसिडर करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन करने के लिए। हमको सेल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, हमको उसके नेचर ऑफ वॉल को देखना पड़ेगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखना पड़ेगा, हैबिटेट को देखना पड़ेगा, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को देखना पड़ेगा एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखना पड़ेगा। तो ये सब जो चीज़ है कि अब यहाँ से बोल रहा है कि अब हमको सिर्फ मॉर्फोलॉजी को नहीं देखना है, हमको ये सब क्राइटेरिया को भी देखना पड़ेगा ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए कि क्या क्या, कि वो किस सेल का स्ट्रक्चर कैसा। जैसे मान लो 10 हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है, अब इसमें से हमको क्लासिफिकेशन करना है, इसको ग्रुपिंग करना है, तो हम क्या क्या क्राइटेरिया लेंगे कि हम इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया हो सकता है कि उसका जो ऑर्गेनिज्म है उसमें पहला नंबर देखना है कि उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा नंबर की नेचर ऑफ वॉल कैसा है, कि जो वॉल है वो किस मटेरियल से बना है, किस केमिकल से बना है। तीसरा नंबर देखना है कि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे ये लोग को ऑटोट्रॉपिक है कि हेटरोट्रॉपिक है, तो ये सब चीज़ देखना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसका हैबिटेट क्या है कि किस हैबिटेट में रहता है। फिर ये मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और लास्ट में है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब समझ रहे हो कि हाँ एवोल्यूशन। आगे बात करते हैं। बोल रहा है ये सब क्राइटेरिया था, क्या क्या क्राइटेरिया था, सेल स्ट्रक्चर था, उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया था नेचर ऑफ द वॉल था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, हैबिटेट था, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन था एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था। बोला कि मॉर्फोलॉजी को ही सिर्फ नहीं देखेंगे, हम लोग ये सब क्राइटेरिया को भी देखेंगे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस। अब बोल रहा है कि जैसे क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था ना उसमें बार बार चेंजेस आते गया, अलग अलग साइंटिस्ट आया, अलग अलग अपना बेसिस देते गया, है चेंज ओवर अ टाइम। द प्लांट एंड द एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल सिस्टम। बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम तो बहुत बार चेंज हुआ, बहुत बार अलग अलग साइंटिस्ट आया, अपना बेसिस देते गया, लेकिन जो दो किंगडम था ना कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, वो दोनों क्या था, कांस्टेंट था हर एक सिस्टम में। जितना भी साइंटिस्ट आया, जितना भी क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, हर सिस्टम में दो किंगडम कांस्टेंट पाया गया, दैट इज प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम पाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। फिर लिखा हुआ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप या ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग, द नंबर एंड नेचर ऑफ द अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। बोल रहा है कि अलग अलग साइंटिस्ट आया, अलग अलग उनका समझने का तौर था, अलग अलग क्राइटेरिया यूज किया, अलग अलग बेसिस यूज किया, लेकिन जितना भी तरह का सिस्टम आया ना, हर सिस्टम में दो किंगडम कांस्टेंट था, दैट इज एक होगा प्लांट किंगडम और एक होगा एनिमल किंगडम। आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल एग्जाम के लिए। पहला नंबर बात करेंगे यहाँ पे कैरेक्टर की, सेल टाइप, सेल है कैसा, प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक। तो जो किंगडम मोनेरा होता है ना, अच्छा मेरे पास किंगडम कितना है, हमारे पास 5 किंगडम है। एक होता है किंगडम मोनेरा, एक हो किंगडम प्रोटिस्टा,
फिर किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। और ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये किसने दिया है? ये दिए हैं RH विटाकर ने। ठीक है, RH विटाकर ने दिए हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या बात करेंगे? आगे लिखा हुआ है कि सेल टाइप, कि मोनेरा जो है वो कैसा सेल है? वो है प्रोकैरियोटिक। कैसा सेल है उसके पास? प्रोकैरियोटिक। और मोनेरा को छोड़ करके यहाँ से प्रोटिस्टा से लेकर के प्लांटी तक सारा क्या है? सारा है यूकैरियोटिक। याद रखना इस बात को कि जो सिप किंगडम मोनेरा ही क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल है इसके पास। और यहाँ से प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमलिया तक सब कैसा है? यूकैरियोटिक है। फिर बात करते हैं सेल टाइप के बारे में कि सेल टाइप कैसा है। जैसे कि सेल वॉल जो है, सेल वॉल वो किस चीज़ का बना है? किंगडम मोनेरा में किसका बना है? नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल वॉल किस चीज़ का बना है किंगडम मोनेरा में। उसके पास सेल वॉल बना है नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड से बना है यहाँ पे सेल वॉल। प्रोटिस्टा में बोल रहा है कि सम में किसी किसी में प्रेजेंट है, किसी किसी में नहीं प्रेजेंट है। फंगाई का जो सेल वॉल है वो बना हुआ किससे? काइटिन से बना हुआ है। और प्लांटी का सेल वॉल तो पता ही है कि सेलुलोज से बना हुआ है। और एनिमलिया के पास सेल वॉल जो है सो एब्सेंट होता है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता। फिर आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में कि किंगडम मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। क्यों है एब्सेंट? क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का क्या नेचर होता है कि वहाँ पे न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो किंगडम मोनेरा का यहाँ पे एब्सेंट है। प्रोटिस्टा में बोल रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है क्योंकि ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल है, तो इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। और यहाँ से लेकर के एनिमलिया तक यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे आगे बात करेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से एग्जाम में ये वाला देखो इंपॉर्टेंट, ये वाला कॉलम है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और ये कॉलम। तो ये सब तो ये तो कॉमन है ना, ये तो पता हम लोग को है, ये भी सबको पता होता है। बट कन्फ्यूज़न इसमें है और इसमें है। ठीक है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या बात करेंगे? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो किंगडम मोनेरा, आगे ये जो हमको ये कॉलम याद रखना है, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला, कि मोनेरा जो किंगडम है उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि हम लोग पढ़े थे पहले जूनियर क्लासेस में कि होता है कि ऑर्गेनिज्म, कोई कोई ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ सेल से बना है, फिर बहुत सारा सेल मिलकर के क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू बहुत सारा मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, ऑर्गन बहुत सारा मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है इसको। तो जो किंगडम मोनेरा है उसका बॉडी किस चीज़ से बना है? वो जो किंगडम मोनेरा है वो सिर्फ किसका बना है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये जो किंगडम मोनेरा है यहाँ पे सारा ऑर्गेनिज्म किसका पाया जाएगा? सिर्फ सिंगल सेल का पाया जाएगा। फिर किंगडम प्रोटिस्टा भी कैसा होता है? सेलुलर होता है। किंगडम फंगाई कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। याद रखना, ये एग्जाम में ये वाला पूछा हुआ है। किंगडम फंगाई कैसा होता है? मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू हो सकता है। किंगडम प्लांटी कैसा होगा? टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। और एनिमलिया के पास टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कि जो किंगडम मोनेरा है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे दिया हुआ ऑटोट्रॉपिक में कौन सा? केमिसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। हेटरोट्रॉपिक में कौन सा? सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। फिर किंगडम प्रोटिस्टा में कैसा हो सकता है? ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक हो सकता है। फंगाई इज कम्प्लीटली हेटरोट्रॉपिक। याद रखना, फंगाई कैसा है? कम्प्लीटली हेटरोट्रॉपिक। याद रखना इस चीज़ को, फंगाई इज कम्प्लीटली हेटरोट्रॉपिक। नेक्स्ट है प्लांटी, तो कम्प्लीटली ऑटोट्रॉपिक है, प्लांटी खाना बनाता है। और यहाँ पे एनिमलिया भी कैसा है? हेटरोट्रॉपिक है। तो ये टेबल याद रखना, टेबल में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का कॉलम। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉलम है ये सेल वाला, कि सेल वॉल यहाँ पे किस चीज़ का बना है? मोनेरा में नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड का बना है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे कुछ दिया हुआ है, आगे यहाँ लिखा हुआ है कि RH विटेकर 1969 प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कितना किंगडम क्लासिफिकेशन दिया RH विटेकर? 5 किंगडम। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वेयर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। 5 किंगडम इन्होंने दिया। वो 5 किंगडम क्या क्या है? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। अब यहाँ पे ये याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है कि द मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे साइड में क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे लिखिए क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम। क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पहला क्राइटेरिया यहाँ पे है इंक्लूडिंग हिम इज सेल स्ट्रक्चर। पहला क्राइटेरिया क्या है? सेल स्ट्रक्चर। दूसरा क्राइटेरिया है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ है रिप्रोडक्शन एंड लास्ट है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इसको लिख लीजिए साइड में, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ RIT, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ है रिप्रोडक्शन, फोर्थ है रिप्रोडक्शन और फिफ्थ है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। फिफ्थ है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो गया यहाँ तक। अब बात करेंगे थोड़ा सा आगे। टेबल 2.1, टेबल 2.1 गिव्स अकोमोडेट अकाउंट ऑफ द डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ द 5 किंगडम। वही टेबल, यही टेबल के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अब आते हैं आगे। हमको यहाँ पे क्या याद रखना है? हमको यहाँ पे याद रखना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है। 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन RH विटेकर ने दिया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा क्राइटेरिया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा क्राइटेरिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ क्राइटेरिया है रिप्रोडक्शन एंड फिफ्थ क्राइटेरिया है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहला क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर, दूसरा क्राइटेरिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ क्राइटेरिया रिप्रोडक्शन एंड फिफ्थ क्राइटेरिया इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे दिया हुआ कि द 3 डोमेन सिस्टम दैट हैव ऑल्सो बीन प्रपोज्ड that divide the kingdom Monera into 2 domain, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the 3rd domain and thereby a 6 kingdom classification. You will learn about this in detail in higher classes. अब यहाँ पे 5 किंगडम के बाद एक और किंगडम आया था, दैट इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, और वो दिया गया था कार्ल लोइस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ पे लिख सकते हैं 6 किंगडम। 6 किंगडम में क्या हुआ ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे यह था किंगडम मोनेरा, इसको यहाँ पे नहीं हटेगा, यहाँ पे इसको लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 6 किंगडम। 6 किंगडम के बारे में क्या लिखा हुआ है बुक में? 6 किंगडम में लिखा है कि हमारे पास तो 5 किंगडम था पहले से, तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया, ठीक है। अब इसमें से बोल रहा है ना कि जो किंगडम मोनेरा है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को बोल दिया आर्किए और एक को बोल दिया यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया। इसको बोल दिया कि ये एक अलग किंगडम है, ये अलग अलग ग्रुप कर दिया, और बोल दिया कि रिमेनिंग यूकैरियोटिक को एक अलग 3rd डोमेन में रख दो। 3 डोमेन सिस्टम बन गया। इसको बोले डोमेन 1, डोमेन 2 और इसको पूरे को क्या बोले? डोमेन 3, ठीक है। समझ गया बात को? तो ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं पूछेगा कि कौन दिया था, बट दिए थे कार्ल लोइस ने। क्या दिए थे? कार्ल, WOESC, कार्ल लोइस दिए थे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ? 3 डोमेन सिस्टम दैट हैव डिवाइडेड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन। किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिए। किंगडम मोनेरा के अंदर 2 ग्रुप आता है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो यहाँ पे इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, और यहाँ पे ये 3rd डोमेन में रख दिए ये सारा यूकैरियोटिक किंगडम। यहाँ से प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमलिया तक कैसा है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और किंगडम प्रोटिस्टा ही कैसा था? सिर्फ किंगडम प्रोटिस्टा ही सिर्फ प्रोकैरियोटिक था। तो इसीलिए यहाँ पे इसको बोले डोमेन 1, डोमेन 2 एंड डोमेन 3। 3 डोमेन सिस्टम इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे आगे क्या लिखा हुआ? यू विल लर्न, इसके बारे में हमको डिटेल में नहीं पढ़ना। फिर लिखा हुआ लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब बोल रहा है कि चलो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को और डिटेल में पढ़ते हैं कि अब क्या क्या दिक्कत आया था, पहले क्या क्या प्रॉब्लम आया था कि हमको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाना पड़ा। तो आगे देखते क्या लिखा हुआ। इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। लिखा हुआ कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड, यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, फंगी, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी। अब बोल रहा है कि जो पहले का जो क्लासिफिकेशन था ना, उसमें ये सब सारा ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में रख दिया था। कौन सा ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन अलगी को, फंगी को, मॉसेस को, फर्न्स को, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को कहाँ पे रख दिया? प्लांटी किंगडम में रख दिया था, ठीक है। अब आगे बात करते क्या लिखा हुआ? द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल।
अब यहाँ बोल रहा है कि ये जो किंगडम बना, ये जो क्लासिफिकेशन किया जहाँ पे ये सारे ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रख दिया, वो किस बेसिस पे रखा। बोल रहा है कि जैसे कि बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन अलगी को, फंगी को, मॉसेस को, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को एक किंगडम में किस बेसिस पे रखा गया। बेसिस था सेल वॉल। बेसिस क्या था, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। बोला कि ये जो सारा ऑर्गेनिज्म है ना, सबके पास क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल, तो सबको एक ग्रुप में रख दो, दैट इज किंगडम प्लांटी में रख दो। क्या लिख दिया, कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल। क्या था उसके पास, सेल वॉल प्रेजेंट था। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सारा ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखे, किस बेसिस पे रखे, बेसिस था कि सारे ऑर्गेनिज्म के पास क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। इसीलिए हम ये सारे ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रख दिए, उसका नाम दे दिए किंगडम प्लांटी। तो ये तो गलत बात था ना, कि जैसे कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि बैक्टीरिया को भी बोल दिया एक ही ग्रुप में रख दो, ब्लू ग्रीन अलगी को भी रख दो, फंगी को भी रख दो। बैक्टीरिया एक्चुअली में प्रोकैरियोटिक है और ये सब सारा यूकैरियोटिक है, तो कैसे एक साथ रख सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ, दिस प्लेस टुगेदर द ग्रुप अब विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर। बोला मतलब कि जो ग्रुप बनाया गया ना, हर ऑर्गेनिज्म इसमें बहुत ज़्यादा वाइडली डिफर कर रहा था, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग अलग था, मतलब सामान्य सिमिलैरिटीज जो था ना बहुत ज़्यादा कम पाया जा रहा था। बट बेसिस क्या था, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। बोला कि जिसके पास सेल वॉल होगा उसको कहाँ रख देंगे, प्लांट किंगडम में, जिसके पास सेल वॉल नहीं होगा उसको कहाँ रख देंगे, एनिमल किंगडम में। ये क्लासिफिकेशन कहाँ पे था, पहले का क्लासिफिकेशन था, 2 किंगडम ये सब क्लासिफिकेशन में हुआ, ठीक है। तो वही सब हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या डिमेरिट था कि हमको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक आना पड़ा। आगे बात करेंगे, इट बॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन अलगी साइनोबैक्टीरिया विद द अदर ग्रुप विच वेर यूकैरियोटिक। अब बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को एंड ब्लू ग्रीन अलगी साइनोबैक्टीरिया को, उसको भी एक जगह पे रख दिया, जबकि प्रोकैरियोटिक कैसे बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक होता है, बट ब्लू ग्रीन अलगी साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है, इसको भी एक साथ में रख दिया गया था with where eukaryotic. It also grouped together the unicellular organism and the multicellular one. Say for example, अब एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि बोल रहा है कि ये जो किंगडम था ना, पहले का किंगडम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी साथ रख दिया था। एग्जाम्पल दिया कि क्लाइमाडोमोनास एंड स्पायरोगेरा वेर प्लेस टुगेदर अंडर अलगी, मतलब कि क्लाइमाडोमोनास को और स्पायरोगेरा को कहाँ पे रख दिया गया, अलगी में रख दिया गया था। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएटेड बिटवीन द हेटरोट्रॉपिक ग्रुप। अब ये क्लासिफिकेशन हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक को भी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा था, जैसे कि फंगी को और ग्रीन प्लांट को एक साथ रख दिया, जबकि फंगी कैसा होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है और प्लांट ऑटोट्रॉपिक होता है, तो इसको भी एक साथ रख दिया गया। द दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन। द फंगी हैड अ सेल काइटिन इन देयर सेल वॉल। अब बोल रहा है कि प्लांट के बीच में और फंगी के बीच में क्या डिफरेंस है, कि प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ था और एनिमल का सेल वॉल किससे, फंगी का सेल वॉल किससे बना है, काइटिन से बना है, बट फिर भी इसको एक ग्रुप में रख दिया। तो ये तो ग्रुपिंग सही नहीं किया हुआ था, तो वही सब डिमेरिट हम लोग निकाल रहे हैं। इन देयर सेल वॉल व्हाइल द ग्रीन प्लांट हैड अ सेलुलोजिक सेल वॉल व्हेन सच कैरेक्टर वेयर कंसिडर द फंगी। अब देखो क्या बता रहा है कि जब ये सब चीज़ ऑब्जर्व किया गया ना, तो फंगी को जो है ना, जैसे कि पहले क्या हुआ, 2 किंगडम में क्या हुआ, एक को बोला प्लांट किंगडम, एक को बोला एनिमल किंगडम। जब ये सब डिमेरिट देखा गया तो यहाँ से क्या किया गया, प्लांट से फंगी को बाहर कर दिया गया। प्लांट से क्या कर दिया गया, फंगी को बाहर करके एक नया ग्रुप बना दिया, उसको क्या बोले, किंगडम फंगाई। यहाँ से बना तीसरा किंगडम। क्या बना, क्या बताएं, जैसे कि जो किंगडम सिस्टम था, पहले तो 2 ही किंगडम था, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया। जब ये सब ऑब्जर्व किया गया कि फंगी का जो सेल वाल है वो काइटिन का बना है और प्लांट का सेल वाल सेलुलोज का बना है, तो क्या किया, फंगी को बाहर निकाला इस ग्रुप से और एक नया ग्रुप बना, उसको हम लोग बोले किंगडम फंगाई। ठीक है, यहाँ तक बात। आगे देखते हैं, द फंगाई वेयर प्लेस इन अ सेपरेट किंगडम, और उसके बाद किंगडम फंगाई बन गया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। अब यहाँ से तो हम लोग ऊपर भी देखें कि जितना प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है किसके अंडर में होता है, किंगडम मोनेरा में पाया जाता है। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। याद रखना, देखो ये एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कि इसके बारे में हम कुछ क्राइटेरिया लिखना चाहते हैं, प्रोटिस्टा के बारे में और मोनेरा के बारे में लिखना चाहते हैं। प्रोटिस्टा जो है ना, ये है यूकैरियोटिक, तो ये तो लिखा हुआ भी है यूकैरियोटिक, फिर भी लिख लेते हैं यूकैरियोटिक, बट ये होता है यूनिसेलुलर। कैसा होता है ये, यूनिसेलुलर। ठीक है, और मोनेरा कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक, और ये भी कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर। और यहाँ से लेकर के फंगी, प्लांटियन, एनिमलिया, ये तीनों कैसा होता है, ये तीनों होता है यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर। कैसा होता है,
यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया कैसा होता है? यूकैरियोटिक तो लिखा हुआ है, यूकैरियोटिक, और दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे बोल रहा है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हैड बॉट टुगेदर, यहाँ से देखना क्या लिख रहा है कि किंगडम प्रोटिस्टा हैज बॉट टुगेदर क्लाइमाडोमोनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन अलगी विद इन द प्लांटी। अब बोल रहा है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा जो बनाया गया ग्रुप, उसमें बोल रहा है कि क्लाइमाडोमोनास को और क्लोरेला को, जो कि अर्लियर कहाँ पे रखा हुआ था? अलगी में रखा हुआ था विद प्लांटी एंड बोथ द हैविंग सेल वॉल। वहाँ से निकाला गया क्लाइमाडोमोनास को और क्लोरेला को बाहर निकाला गया और एक किंगडम बनाया गया है, जिसको बोले प्रोटिस्टा किंगडम विथ पारामीशियम एंड दी अमीबा। और उसको किसके साथ रख दिया गया था? पारामीशियम के साथ और अमीबा के साथ रख दिया गया था। विच वर प्लेस्ड इन दी एनिमल किंगडम विच लैक्स सेल वॉल। सेल वॉल उसके पास नहीं प्रेजेंट था, पारामीशियम एंड अमीबा के पास में। फिर आगे बात करेंगे, इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन चेंज। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर टू। मतलब कि ये सब जो चेंजेस है ना, बाद में भी हो सकता है, आ सकता है। क्यों? कि अलग साइंटिस्ट आएगा, फिर से उसका कुछ दिमाग अलग चलेगा, तो अलग बेसिस बना देगा क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो बोल रहा है कि दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फिर बोल रहा है कि ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट not only morphological, physiological and reproductive similarities but also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship। और phylogenetic system को भी इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जैसे मान लो यहाँ पे 10 तरह का ऑर्गेनिज्म है। अब इस 10 तरह का ऑर्गेनिज्म को कैसे कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं? तो एक क्राइटेरिया तो ये भी हो सकता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, इनका 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 क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पीछे वाला जनरेशन कैसा था? क्या ये सिमिलैरिटीज पाया जाता है पीछे वाले जनरेशन से? तो उसी को बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये जो ऑर्गेनिज्म है, क्या इसका रिलेशनशिप और इसका रिलेशनशिप दोनों का एंसेस्टर एक ही है? तो इस तरह से भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशनरी बेसिस। क्या बोलते हैं इसको? इवोल्यूशनरी बेसिस। और इसका दूसरा नाम है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि हमको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को सर्च करना है। हमको अगर इस ग्रुप को क्लासीफाई करना है, तो हम इस एनिमल में एक बार देखेंगे कि इसका जो एंसेस्टर था और इसका एंसेस्टर क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है। अगर दोनों डिफरेंट होगा तो बोलते हैं कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में नहीं रखा जा सकता। अगर दोनों का एंसेस्टर सेम हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं ना, कुछ समय के लिए बोल भी सकते हैं कि ये चलो ये दोनों को एक ग्रुप में हम कंसिडर अभी करेंगे, क्योंकि दोनों का जो एंसेस्टर है वो कैसा है? सेम टू सेम है। फिर आगे बात करेंगे। अब देखो, अब यहाँ से शुरू होता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, विटाकर सिस्टम, दिस किंगडम प्लांटी एनिमलिया कम्प्लीटली रेफर्स टू प्लांट। देखो, इस चैप्टर में हमको मेनली पढ़ना है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी के बारे में। ठीक है, और प्लांट और एनिमल किंगडम अलग से चैप्टर आएगा आगे। देखो, अभी हम लोग यहाँ तक क्या सीखे एक बार देख लेते हैं। बहुत सारा चीज़ सीखे, एक बार शुरू से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या सीखे हैं अभी तक। हम लोग यहाँ तक पहला नंबर बात सीखे कि जब शुरुआत में क्लासिफिकेशन हुआ था ना, उस दौरान क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ था? उस दौरान क्लासिफिकेशन हुआ था उसके यूज़ के बेसिस पे, कि हम किस तरह से ऑर्गेनिज्म का यूज कर सकते हैं, जैसे फूड के तौर पे, शेल्टर के तौर पे, क्लोथिंग के तौर पे, ये सब के बेसिस पे था। लेकिन जब पहली बार एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एरिस्टोटल, वो जो क्लासिफिकेशन किए वो पहली बार साइंटिफिक बेसिस, साइंटिफिक सोच से क्लासिफिकेशन किए। बोले कि प्लांट को जो ना है हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे। बोले कि कुछ और उसको बाहर से कैसा दिखता है, तो 3 ग्रुप में प्लांट को डिवाइड कर दिए, एक को बोले ट्री, एक को बोले शर्ब्स और एक को बोले हर्ब्स। और एनिमल को वो किस बेसिस पे क्लासीफाई किए? एनिमल को बोले कि जिसके पास रेड, एक ग्रुप बना दिए, बोले कि इसके पास रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है, और एक ग्रुप बनाया जिसके पास बोले रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं है। तो ये एरिस्टोटल के बारे में था। एरिस्टोटल के बाद आता है दूसरा साइंटिस्ट, दैट इज कार्लोस लिनियस। कार्लोस लिनियस साहब क्या किए? ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, इसको बोलते हैं 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया? कार्लोस लिनियस ने दिया। और यहाँ पे 2 किंगडम कौन कौन था? एक को बोले किंगडम प्लांट किंगडम और एक को बोले एनिमल किंगडम। ठीक है, ये 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिए। लेकिन ये बहुत सारा गलती कर दिया। गलती क्या किया? गलती यही सब लिखवाया कि जैसे कि गलती क्या कर दिया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया,
ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया, है ना, यही सब बात है। फिर आगे क्या लिखा हुआ, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया गया, ठीक है। तो यही सब उसका डिमेरिट था। आगे बात करेंगे। और तीसरा डिमेरिट ये भी था कि बहुत सारा ऑर्गेनिज्म ना तो किंगडम प्लांटी में फॉल कर रहा था, ना तो किंगडम एनिमलिया में रह रहा था, मतलब रखने का कि ग्रुपिंग नहीं हो पा रहा था। तो ये भी इसका डिमेरिट ही है। तो इसीलिए एक नया किंगडम आया, दैट इज किंगडम फंगाई। तीसरा किंगडम कौन सा आया, किंगडम फंगाई आया। यहाँ पे देखा गया कि जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें बोला कि किंगडम फंगाई को, जैसे कि टू किंगडम में क्या किया था कि प्लांट में ही रख दिया गया था फंगी को। किस बेसिस पे, बोला कि इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है तो इसको भी किस में रख दो, प्लांट में रख दो। तो बाद में जब ऑब्जर्व किया गया कि फंगी का जो सेल वॉल है वो बना है काइटिन से और प्लांट का जो सेल वॉल है वो बना है सेलुलोज से, तो वहाँ से क्या किया गया कि किंगडम फंगाई को बाहर निकाला गया और एक नया किंगडम बन गया जिसको बोले किंगडम फंगाई, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे। आगे कुछ क्राइटेरिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन से आए, अच्छा इसके बाद ये टेबल के बारे में। टेबल के बारे में हमको याद रखना है, जो किंगडम प्रोटिस्टा है होता है वो कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है एंड यूनिसेलुलर होता है। फिर किंगडम प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमलिया तक सारा ऑर्गेनिज्म कैसा है, यूकैरियोटिक। बट किंगडम प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, कैसा है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। और फंगी से लेकर के प्लांटी तक है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, ठीक है। फिर आगे, फिर उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला इंपॉर्टेंट है कि मोनेरा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर। प्रोटिस्टा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर। एनिमलिया का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोनेरा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, प्रोटिस्टा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, फंगाई का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, प्लांटी का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू या ऑर्गन, एंड एनिमलिया का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। आगे बात करेंगे। आगे आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया RH विटेकर। किसने दिया, RH विटेकर। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको किसको रखे, एक को बोले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। ये सब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। और इसका क्राइटेरिया क्या था कि किस बेसिस पे हम 5 किंगडम बनाए, वो बेसिस था यहाँ पे, पहला बेसिस था सेल स्ट्रक्चर। पहला बेसिस क्या था, सेल स्ट्रक्चर। दूसरा बेसिस था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा बेसिस था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ बेसिस था रिप्रोडक्शन। फिफ्थ बेसिस था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये 5 बेसिस याद रखना है हमको, एग्जाम में ये पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं। फिर आता है एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में बांट दिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। और जो इधर बचा है इसको 3rd डोमेन में डाल दिया, ये इसको बोलते हैं 3 डोमेन सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा। अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंगी के बारे में। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होता है, ठीक है। आते हैं, शुरू किया जाए। लिखा हुआ है किंगडम मोनेरा के अंदर कौन सा ग्रुप आएगा, किंगडम मोनेरा के अंदर क्या आएगा, बैक्टीरिया आएगा। तो इसका सोल मेंबर क्या है, सोल मेंबर बैक्टीरिया, ठीक है। सोल मेंबर इज बैक्टीरिया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर ऑफ सोल। सोल सोल हम ये लिख दिए, सोल मतलब मेन मेंबर। ये क्या लिखा हुआ कि बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सबसे मेन मेंबर कौन है, बैक्टीरिया है। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर जगह मिल जाता है। हंड्रेड्स ऑफ द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ अ सॉइल। जब एक मुट्ठी आप मतलब अपने हाथ में एक मुट्ठी सॉइल लीजिएगा ना, उसमें भी बहुत सारा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा। फिर लिखा है दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। बोल रहा है कि बैक्टीरिया जो है बहुत सारे एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रहता है, जैसे कि सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियन वेयर वेरी फ्यू लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। मतलब बैक्टीरिया ये सब कंडीशन में भी पाया जाता है। कौन सा कंडीशन, हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशियन में, वेयर वेरी फ्यू लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। फिर लिखा हुआ है मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। बहुत सारा बैक्टीरिया पैरासाइट की तरह भी रहता है। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट शुरू होता है। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। शेप के बेसिस पे हमारे पास 4 तरह का बैक्टीरिया है। एक बैक्टीरिया को बोलते हैं जो बैक्टीरिया जो स्पेरिकल रहेगा, जो बैक्टीरिया कैसा रहेगा, स्पेरिकल रहेगा, जिसको बोलते हैं कॉकी और कोकस। दूसरा बैक्टीरिया है रॉड शेप बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं बैसिली और बैसिलस। तीसरा बैक्टीरिया है स्पाइरेला, इसको बोलते हैं स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। और लास्ट बैक्टीरिया हमारे पास शेप के बेसिस पे कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, जिसको क्या बोलते हैं,
विब्रियो। तो शेप के बेसिस पे हमारे पास 4 बैक्टीरिया है। वैसा बैक्टीरिया जो स्पेरिकल होगा उसको बोलेंगे कोकस, वैसा बैक्टीरिया जो रॉड शेप होगा उसको बोलेंगे बैसिलस, वैसा बैक्टीरिया जो स्पाइरल शेप का होगा उसको बोलेंगे स्पाइरेला, वैसा बैक्टीरिया जो कॉमा शेप का होगा उसको बोलेंगे विब्रियो। ठीक है, अब आगे आते हैं। फिर लिखा हुआ है बैसिलस, ये सब हो गया, विब्रियो, कॉमा, स्पाइरल, स्पाइरल शेप हो गया इधर। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि दाउ द बैक्टीरियल क्लास स्ट्रक्चरल इज़ वेरी सिंपल। यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि दाउ द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा सिमिलर है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिमिलर बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। वेरी सिंपल सिंपल बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। तो इसको साइड में लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट में पूछा जाता है एग्जाम में कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर is very simple but very complex in behavior, ठीक। आगे बात करेंगे। कंपेयर्ड टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। जो बैक्टीरिया जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। क्यों? इसका मतलब क्या है? ये लाइन का मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरिया हमारे इन्वायरमेंट में बहुत अलग अलग तरह का पाया जाता है और हर बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग तरह का मेटाबॉलिज्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलें ह्यूमन को ले लेते हैं, ये ह्यूमन ए और ये ह्यूमन बी। जिस प्रोसेस से मेरे बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा होगा उसी प्रोसेस से इस ह्यूमन बी में भी वही प्रोसेस हो रहा होगा। जिस प्रोसेस से मेरे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो रहा होगा उसी प्रोसेस से इसमें भी हो रहा होगा। जिस प्रोसेस से मेरे बॉडी में एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा होगा इसी प्रोसेस से इसमें भी हो रहा होगा। लेकिन बैक्टीरिया में जब बात करेंगे, ये बैक्टीरिया ए बी सी डी 4 तरह का बैक्टीरिया ले लिए, ए बैक्टीरिया, बी बैक्टीरिया, सी बैक्टीरिया, डी बैक्टीरिया। हर एक बैक्टीरिया के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होगा ना अलग अलग होगा, कि इसके अंदर जो केमिकल का रिएक्शन चलेगा अलग चलेगा, इसके अलग अलग, इसमें अलग, इसके अलग, इसमें अलग। तो यहाँ लिखा इसीलिए लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया एज अ होल एज अ ग्रुप शोज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो इसको भी लिखिएगा, बैक्टीरिया शोज। समझ गए बात को? क्या बताएं कि ये जो ऑर्गेनिज्म हम लोग ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन के हर एक बॉडी में मेटाबॉलिज्म सेम चल रहा है, लेकिन बैक्टीरिया का केस में क्या है कि मोस्ट ऑफ दी बहुत सारे बैक्टीरिया के ग्रुप में अलग अलग मेटाबॉलिज्म चलता है। तो इसीलिए लिख रहे हैं कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक, मतलब अलग अलग तरह का मेटाबॉलिज्म कौन शो कर रहा है? बैक्टीरिया शो कर रहा है। तो लिखिएगा बैक्टीरिया आर मोस्ट एक्सटेंसिव बैक्टीरिया शोज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। चलिए आगे बात किया जाए। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक। बोल रहा है कि कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक है। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। दे में बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो सकता है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स। यहाँ पे क्या लिखा? बट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया कैसा है? हेटरोट्रॉप्स है। दैट इज दे डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। ठीक है, अब बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर 2 ग्रुप आता है। एक ग्रुप को बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया और एक ग्रुप को बोलते हैं यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया में क्या लिखा हुआ है कि दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल। आर्की बैक्टीरिया के बारे में क्या बोल रहा है कि दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया। याद करना कि वैसा बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरिया में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे हेलोफाइल्स। क्या बोलेंगे उसको? हेलोफाइल्स। वैसा बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में रहेगा उसको बोलेंगे थर्मोएसिडोफिल्स। वैसा बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में रहेगा क्या बोलेंगे? थर्मोएसिडोफिल्स। वैसे बैक्टीरिया जो मार्सी एरिया में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे मिथेनोजेंस। क्या बोलेंगे उसको? मिथेनोजेंस बोलेंगे। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस इज द फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये बहुत बार पूछता है। यहाँ पे लिखेंगे आर्की बैक्टीरिया can survive in extreme habitat can survive in extreme habitat because they have different cell wall structure.
दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, सेल वॉल स्ट्रक्चर बिकॉज दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। उनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, अलग है, इसीलिए आर्की बैक्टीरिया जो है सो अदर बैक्टीरिया के कंपेयर में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ ये याद रखना है कि वैसे बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरिया में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैसे बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरिया में पाया जाता है उसको बोलते हैं हेलोफाइल्स। वैसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है उसको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। वैसा बैक्टीरिया जो मार्सी एरिया में पाया जाता है उसको बोलते हैं मिथेनोजेंस। और एक बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर। जो इनका सेल वाल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, डिफरेंट है। एंड देयर दिस फीचर, और यही फीचर है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। यही फीचर के कारण आर्की बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम हैबिटेट में भी सर्वाइव कर लेता है। किस फीचर के कारण, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सेल वाला स्ट्रक्चर। इनका सेल वाला स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर बैक्टीरिया। अदर बैक्टीरिया से कंपेयर में इनका सेल वाल कैसा है, अलग है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है, इसीलिए वो हार्श एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर लेते हैं। आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन gut of several ruminant animal such as cow, buffalo, and they are responsible for producing methane biogas from the dung of these animal। तो यहाँ पे हम लोग कहीं पे लिख सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट इसको मिटा दिया जाए क्योंकि ये तो कहीं कुछ खास नहीं है। ये इसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मिथेनोजेंस के बारे में लिखेंगे। मिथेनोजेंस are present in gut of ruminant animal याद रखना इसको, ठीक है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, जैसे कि काव में हो सकता है और बफेलो में हो सकता है। और वहाँ पे किस चीज़ का प्रोडक्शन करता है, वो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करता है वहाँ पे। फिर लिखा हुआ है बस में हाइड्रोट्रॉपिक दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, ये हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, जैसे कि सच एज काव, बफेलो एंड दे रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। और क्या प्रोडक्शन करता है मिथेनोजन बैक्टीरिया, मीथेन गैस बनाता है। आते हैं आर्की बैक्टीरिया का सेकंड ग्रुप में, हमारे पास यू बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया का मतलब फॉल्स बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का मतलब ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यू बैक्टीरिया में क्या देखना है सो देख लेते हैं, ठीक है। आते हैं यू बैक्टीरिया में क्या लिखा हुआ है कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। पहला नंबर यहाँ पे पॉइंट हम लोग लिखते जाएंगे, इस तरह से यहाँ पे पॉइंट बना सकते हैं। पहला नंबर लिखेंगे दे हैव रिजिड सेल वॉल, हैव रिजिड सेल वॉल, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिजिड सेल वॉल, दे आर कैरेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल, अगर वो मोटाइल होगा तो क्या प्रेजेंट होगा, उसके पास फ्लैजिलम होगा। जैसे कि द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन algae हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया ए है ना, साइनोबैक्टीरिया जो है ना उसके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए। जैसे कि प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है ना, वही सेम टू सेम क्लोरोफिल इसके पास भी प्रेजेंट है। इसीलिए साइनोबैक्टीरिया क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है, कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फिर लिखा हुआ है दी साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। साइनोबैक्टीरिया कैसा है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर दी साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल और फिलामेंटस। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनी में भी पाया जा सकता है और फिलामेंटस भी हो सकता है, और फ्रेश वाटर या फिर मैरिन और ट्रेचल एल्गी भी हो सकता है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीथ। जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसका कॉलोनी जो है ना इस तरह से सीथ है, मतलब बाहर से कुछ लेयर लगा हुआ है, एक जिलेटिनस कवरिंग है, और इसी को हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया में इस तरह से प्रेजेंट है, जिलेटिनस सीथ प्रेजेंट है, ठीक है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। जो साइनोबैक्टीरिया जो है ना वो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में ब्लूम फॉर्म कर देता है, मतलब इतना ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर देता है कि वहाँ पे पूरा ब्लूम हो जाता है। मतलब पानी का जो सरफेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड टाइप का हो जाता है, बहुत ज़्यादा साइनोबैक्टीरिया वहाँ पे
क्रिएट कर देता है पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में। फिर लिखा हुआ है कि सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन अ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल हेट्रोसिस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोल रहा है कि सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन अ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल हेट्रोसिस्ट। जैसे कि यहाँ पे ये जो सेल है ना, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ उसका एग्जाम्पल क्या है, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। याद रखना ये दोनों एग्जाम्पल कि साइनोबैक्टीरिया में कौन सा सेल फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, हेट्रोसिस्ट वो सेल का नाम है। और यहाँ पे उसका एग्जाम्पल क्या है साइनोबैक्टीरिया में, नॉस्टॉक एंड एनाबेना, याद रखना, ठीक है। फिर लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। बोल रहा है कि जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है वो वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करता है, ऑक्सीडाइज करता है। जैसे कि नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज करेगा, नाइट्राइट्स को करेगा, अमोनिया को करेगा, और इससे जो एनर्जी रिलीज हुआ है उसको यूज़ करेगा। एंड यूज़ द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। जो एनर्जी इससे रिलीज होगा उसका एटीपी का प्रोडक्शन करेगा कौन, यहाँ पे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और एक और पॉइंट यहाँ पे कि दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आयरन एंड सल्फर। इसको साइड में नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा इसको कि इन क्या लिखेंगे, दे प्ले ग्रेट रोल हो गया, तो यहाँ पे लिखिए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया रिसाइकल प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पे लिखिएगा रिसाइकल न्यूट्रिएंट लाइक क्या क्या करता है, जैसे कि नाइट्रोजन करता है, फॉस्फोरस करता है, आयरन करता है और सल्फर करता है। याद रखना इसको कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बहुत सारे न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करता है, और उस न्यूट्रिएंट का एग्जांपल क्या है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है और सल्फर है, ठीक है। इसको हम लोग याद रखेंगे। फिर आगे बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन दी नेचर। हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया पाया जाता है। द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, और उसमें से मेजोरिटी बैक्टीरिया कैसा है, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर है। मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क। हम लोग बैक्टीरिया का यूज करके मिल्क से कर्ड बनाते हैं, दही का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया से ही एंटीबायोटिक बनता है। फिर फिक्सिंग नाइट्रोजन को भी फिक्स करता है इन लेग्यूम में। फिर लिखा हुआ है कि इन लेग्यूम ऑफ द रूट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। सम आर पैथोजन, लेकिन इसी में से कुछ बैक्टीरिया जो है सो पैथोजन कॉज है, मतलब डिजीज़ को कॉज करता है। जैसे कि सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग, क्रॉप, फार्म एनिमल एंड पेट। और उसमें से एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि कोलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो यहाँ पे लिखेगा डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। क्या क्या डिजीज हो सकता है, पहला नंबर डिजीज हो सकता है कोलेरा, दूसरा नंबर हो सकता है टाइफाइड, तीसरा नंबर हो सकता है टिटेनस, और फोर्थ नंबर में हो सकता है सिट्रस कैंकर। ये जो डिजीज़ है, ये डिजीज़ किससे कॉज होता है, ये बैक्टीरिया से कॉज होता है। और ये एग्जाम में पूछा हुआ है, PYQ का क्वेश्चन है ये कि डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कोलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर, जो डिजीज़ है वो बैक्टीरिया से कॉज होता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। बैक्टीरिया मेनली कैसे रिप्रोड्यूस करता है, फिजन करता है। जैसे कि ये बैक्टीरिया है, ये आगे नेक्स्ट स्टेप में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसी को हम लोग फिजन बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से होता है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं फिजन पहले भी, इस तरह से होगा, और यहाँ से ये आधा से ये यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 सेल बन जाएगा, 2 बैक्टीरिया बन जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिजन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया मेनली किससे डिवाइड कर रहा है, मेनली डिवाइड बाय फिजन। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, बोल रहा है कि सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर, मतलब कि
कब प्रोड्यूस कर रहा है स्पोर? अनफेवरेबल कंडीशन में। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रीमिटिव डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया, रिप्रोडक्शन के बारे में पहला बात क्या किया? पहला बात बोला कि वो रिप्रोडक्शन करता है मेनली किससे? फ्यूजन से करता है। दूसरा बात बोला कि जब अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा तब वो रिप्रोडक्शन किससे करेगा? तब वो स्पोर प्रोड्यूस करेगा। तीसरा नंबर बात बोला कि दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अडॉप्टिंग, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप ऑफ एक सॉर्ट ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, जिसमें वो क्या करता है? अडॉप्टिंग अ प्रीमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, मतलब कि एक बैक्टीरिया से अदर बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर को ही यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोल रहा है कि दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या किया कि प्रीमिटिव डीएनए को ट्रांसफर किया एक बैक्टीरिया से अदर बैक्टीरिया में। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ। माइकोप्लाज्मा, दी माइकोप्लाज्मा आर दी ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। क्या बोला कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कंप्लीटली क्या है? उसके पास सेल वॉल नहीं है। दे आर दी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, और जो सबसे छोटा सेल कौन सा है हमारे पास? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन का भी सर्वाइव कर लेता है। तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा के बारे में लिखेंगे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के बारे में सबसे पहले लिखेंगे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हो सकता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। फिर दूसरा नंबर है कि कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। फिर तीसरा नंबर है कि दे लैक सेल वॉल, लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड बैक्टीरिया। ये भी पॉइंट एग्जाम में पूछा हुआ है कि बहुत सारा माइकोप्लाज्मा जो है वो पैथोजेनिक है, मतलब डिजीज़ कॉज करता है किसमें किसमें? एनिमल में एंड प्लांट में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लीजिए कि माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक टू मेनी माइकोप्लाज्मा are pathogenic, many mycoplasma are pathogenic in animal and plant, pathogenic in animals and plants, many mycoplasma are pathogenic in animal and plant, animal and plant में वो क्या है? पैथोजन कॉज करता है। ठीक, मतलब डिजीज़ कॉज करता है। कौन? माइकोप्लाज्मा, किसमें किसमें? बहुत सारे प्लांट में, एनिमल में। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म हुआ एक किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हम लोग क्या देखे? हम लोग किंगडम मोनेरा के अंदर दो ग्रुप देखे। पहला ग्रुप देखे आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा ग्रुप देखे यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में मेनली क्या देखे? आर्कीबैक्टीरिया में देखे कि बहुत सारा जो बैक्टीरिया है अलग अलग हैबिटेट में रह सकता है। जैसे कि जो बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग थर्मोएसिडोफिल, जो बैक्टीरिया मार्सी एरिया में रहेगा उसको बोलेंगे मिथेनोजन, जो बैक्टीरिया सॉल्टी एरिया में रहेगा उसको बोलेंगे हेलोफाइल्स। इस तरह से अलग अलग बैक्टीरिया हो सकता है। फिर एक पॉइंट लिखवा है कि आर्कीबैक्टीरिया वो एक्सट्रीम हैबिटेट में क्यों सर्वाइव कर सकता है? क्योंकि उसका जो सेल स्ट्रक्चर है वो क्या है? डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म। फिर आगे क्या बात की है? मिथेनोजेंस के बारे में बात की है कि मिथेनोजन प्रेजेंट कहाँ पे रहता है? रूमिनेंट एनिमल में प्रेजेंट रहता है, गट में, जैसे कि काव के गट में एंड बफेलो के गट में प्रेजेंट रहता है, जो प्रोड्यूस क्या करता है? मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। यू बैक्टीरिया के बारे में क्या लिखवा है कि यू बैक्टीरिया के पास जो सेल वाल होता है वो कैसा होता है? रिजिड सेल वाल होता है। वो अगर मोटाइल होगा तो उसके पास प्रेजेंट होगा फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फिर लिखवा है यू बैक्टीरिया में एक पॉइंट यहाँ पे कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में, कि साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन अलगी बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, सिमिलर टू प्लांट वाला। जो प्लांट के पास प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए, वही क्लोरोफिल प्रेजेंट है साइनोबैक्टीरिया के पास भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोटोसिंथेटिक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या बात की है? साइनोबैक्टीरिया जो है वो ब्लूम फॉर्मेशन कर देता है वाटर बॉडीज़ में। फिर एक बात की है कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है एक स्पेशल सेल में। उस सेल का नाम है हेट्रोसिस्ट। क्या नाम है उस सेल का? हेट्रोसिस्ट। और साइनोबैक्टीरिया के अराउंड में एक कवरिंग रहता है, उसको बोलते हैं जिलेटिनस कोटिंग, जिलेटिनस सीथ बोल सकते हैं। ठीक है, ये म्यूसिलेजिनस सीथ है। ठीक है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया के अराउंड में कवरिंग किया हुआ। उसके बाद ये जो हेट्रोसिस्ट वाला बताएं कि ये फिक्स कर सकता है नाइट्रोजन, इसका दो एग्जांपल है, नॉस्टॉक एंड एनाबेना।
फिर आगे बात की कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में क्या बताएं कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ना, वो ऑक्सीडाइज करता है बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, और उसको उससे जो एनर्जी रिलीज होता है उसको यूज करता है एटीपी का प्रोडक्शन करने में। फिर एक बात की हम लोग कि बहुत सारा कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो करता है न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग। क्या करता है? न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, ये सब हो गया। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में क्या बताया कि ये इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया पाया जाता है। फिर है द मेजोरिटी आर डिकम्पोजर, बहुत सारा उसमें से क्या है? डिकम्पोजर है। फिर लिखा है कि दे हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। दे हेल्प, वो क्या करता है? हम लोग दही जो बनाते हैं वो बैक्टीरिया की मदद से ही बनाते हैं। फिर नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है लेगुमिनस के रूट में। फिर है कि सम कुछ जो है वो कॉज करता है डिजीज, जैसे कि कोलेरा डिजीज कॉज करता है, टाइफाइड कॉज करता है, टिटेनस कॉज करता है, सिट्रस कैंकर कॉज करता है। मतलब ये सब जो डिजीज है वो किससे हो रहा है? ये सब डिजीज हो रहा है बैक्टीरिया से हो रहा है। कौन सा डिजीज? कोलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर, ये डिजीज हो रहा है बैक्टीरिया से। फिर आगे बात की हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बैक्टीरिया में, कि बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन है कैसा। तो बैक्टीरिया मेनली किससे रिप्रोड्यूस करता है? फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तब वो किससे रिप्रोड्यूस करता है? तब वो स्पोर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद एक और है कि बैक्टीरिया सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। कैसे? वो प्रीमिटिव डीएनए को ट्रांसफ़र करके एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको माना जा रहा है। फिर माइकोप्लाज्मा के बारे में लिखा हुआ है कि माइकोप्लाज्मा यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है और वो बिना ऑक्सीजन का सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ तक था हमारा किंगडम मोनेरा। अब आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग इसको आज फिनिश करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद फंगी और जो भी लेफ्ट पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो हम लोग को बस अब इतना ही पढ़ना है, ठीक है? इतना पढ़ के हम लोग इसको फिनिश करेंगे। आते हैं किंगडम फंगाई पे। तो किंगडम फंगाई में क्या लिखा हुआ है कि ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा में क्या लिखा हुआ है कि ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा कैसा है? सिंगल सेल्ड। सिंगल सेल्ड मतलब यूनिसेलुलर। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है, और उसको हम लोग किस में रखते हैं? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। मतलब जो बाउंड्री है इस किंगडम का ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसको लिखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम वेल डिफाइंड नहीं है। फिर लिखा हुआ है कि वट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। बोल रहा है कि इस किंगडम का जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है? इसका रीज़न दिया कि वट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट। बोल रहा है कि कोई आदमी इसको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट देख रहा है और कोई उसको देख रहा है। प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट और टू अनदर। बोल रहा है कि what may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to the another। बोल रहा है कि कोई इसको फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टेंट की तरह देखेगा और कोई इसको प्लांट की तरह देखेगा। इसीलिए इस किंगडम का बाउंड्री जो है सो वेल डिफाइंड नहीं है कि वो प्लांट किंगडम में है या एनिमल किंगडम में है। एक बीच का कंडीशन है, दैट इज यहाँ पे इसको बोल रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा का जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है वेल डिफाइंड? बोल रहा है कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रखा हुआ है, कुछ आदमी इसको देखेगा कि एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट की तरह देखेगा और कोई आदमी इसको देखेगा प्लांट की तरह देखेगा। इसीलिए इस किंगडम का बाउंड्री क्या है? फिक्स नहीं है, ठीक है? वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। फिर लिखा है कि इन दिस बुक वी इंक्लूड इन। अब हमको पढ़ना क्या क्या है प्रोटिस्टा में? क्राइसोफाइट पढ़ना है, डायनोफ्लेजिलेट्स पढ़ना है, यूगिनोइड्स पढ़ना है, स्लाइम मोल्ड्स पढ़ना है, प्रोटोजोअन्स पढ़ना है। ये सब हमको किसके अंदर पढ़ना है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ना है। फिर लिखा हुआ कि मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। कैसा होता है ये मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा? एक्वेटिक होता है। दिस किंगडम फॉर्म, अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस किंगडम फॉर्म लिंक विथ अदर किंगडम अदर डीलिंग विथ प्लांट, एनिमल एंड फंगाई। तो इसको लिखिए, किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म लिंक विथ किंगडम प्लांटी, एनिमलिया एंड फंगी। किंगडम प्रोटिस्टा
साइड में आप लोग भी लिखते चलिए। किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म्स लिंक विथ प्लांटी एनिमलिया, लिंक विथ प्लांट एनिमल एंड फंगाई, लिंक विथ प्लांट एनिमल एंड फंगाई। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिए कि किंगडम प्रोटिस्टा क्या करता है, लिंक फॉर्म करता है किंगडम प्लांटी से, किंगडम एनिमलिया से और किंगडम फंगाई से। ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोटिस्टा कैसा होता है, यूकैरियोट्स होता है, एंड द अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट है। सम हैव फ्लैजेला और सिलिया। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। प्रोटिस्टा कैसे कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर रहा है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर रहा है। कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सेल का फ्यूजन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहला ग्रुप पे आ गए, क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हमको करना क्या है, हमको एग्जाम्पल सब सारा याद करके रखना है। क्राइसोफाइट्स जो है ना, इसको हम लोग यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो 1 घंटा का ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्राइसोफाइट से लेकर के पूरा किंगडम लास्ट तक। ठीक है।